इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है हीट डोम और उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ तापमान यानी गर्मी का प्रभाव वहां पर बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो प्रभाव है उसका एक कारण हीट डोम को बताया गया है। तो आज के हम इस डिस्कशन में हीट डोम और उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यूज़ है व्हाट्स काउसिंग हीट वेव इन नॉर्थ वेस्टर्न यूएस और कनाडा, यानी कि उत्तर पश्चिमी कनाडा और अमेरिका के क्षेत्रों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण उन्होंने हीट डोम की संरचना को बताया है। तो हीट डोम क्या है इसको अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत जो डायमेंशन है उनकी बात कर लेते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से इस पूरे विषय का विश्लेषण जिस तरीके से करेंगे उसको जान सकें। तो इसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं टॉपिक के। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ के बारे में ही बात करेंगे कि क्यों यह पूरी खबर हमने आज कवर की है, क्यों गर्मी बढ़ रही है, क्या सारी चीज़ें हैं। हीट डोम का जो प्रभाव जिसकी बात की गई है, यह प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सभी क्षेत्रों में, जलवायु परिवर्तन से इसका क्या संबंध है। इसके अलावा एक कंक्लूड तौर पर हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और एक सवाल रहेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ में क्या है। कनाडा और यूएसए के कुछ हिस्सों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तो अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान लगभग 49 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में वहाँ के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी, उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली घटना है। हालांकि अमेरिकी क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से ऐसे प्रभाव लगातार बढ़ते हुए दिख ही रहे थे। वॉशिंगटन शहर में, कैलिफोर्निया शहर में गर्मी या फिर तापमान एक अलग से स्तर पर बढ़ रहा है, यानी गर्मी के समय में भी एक ऐसी दशा जब तापमान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है सभी लोगों के लिए। इससे सैकड़ों लोगों की मौत हुई है कनाडा में। आंकड़े बताते हैं लगभग 200 से 250, कई समाचार पत्रों में, कई में ये भी कहा गया है कि 485 के लगभग मौतें हुई हैं, जो एक अप्रत्यक्ष या फिर अनुत्तरित कारणों से हुई हैं, यानी अब तक उनके कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि भारत के भी कई क्षेत्रों में इस तरह गर्मी या तापमान बहुत तेज होता है, लेकिन उन क्षेत्रों के लिए, कनाडा और यूएस जैसे क्षेत्रों के लिए, खासकर कनाडा के लिए तापमान का बढ़ना एक बड़ी चुनौती है और लोगों के लिए उसको सह पाना भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसका कारण उन्होंने हीट डोम को बताया है। तो हम आगे बढ़कर सबसे पहले जानते हैं कि हीट डोम क्या है। तो हीट डोम की जो संरचना है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसे एक ओमेगा आकार की संरचना भी कहा गया है। ठीक है, तो हीट डोम का अर्थ क्या है? देखिए, हीट का मतलब हुआ गर्मी, ठीक है, गर्मी, और डोम का मतलब हुआ एक गुंबद नुमा संरचना, यानी हम कह सकते हैं कि एक गर्म गुंबद नुमा संरचना का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो इस गर्म गुंबद नुमा संरचना में किस तरीके से गर्मी को कैप्चर किया गया और पूरे एक वातावरण और पूरे क्षेत्र में गर्मी का बढ़ जाना, इस पूरी घटना को इससे जोड़ा गया है। तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA, ये यूएस का ही एक संगठन है, और इसके मुताबिक हीट डोम की घटना तब होती है जब वातावरण गर्म समुद्री हवा को किसी ढक्कन की तरह फंसा लेता है। तो ये एक इन्होंने इसका वर्णन किया है कि जब वातावरण की स्थिति समुद्र से आने वाली हवाओं को कैप्चर कर ले एक एरिया में, तो इसे ये हीट डोम कहते हैं। तो अभी हम आगे इसे अदर इमेजेस में और स्पष्ट रूप से समझेंगे। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत उन्होंने कहा है कि समुद्र के तापमान में एक बड़ा परिवर्तन होने से होती है, यानी एकाएक समुद्र के तापमान में जब कई स्थितियों में परिवर्तन आता है, ठंडे से गर्म की ओर या गर्म से ठंडे की ओर, उसके बाद ऐसी स्थितियां बनती हैं। संवहन की प्रक्रिया से समुद्र की सतह गर्म होने लगती है और हवा भी गर्म होकर समुद्री सतह से ऊपर उठती है। जब हवा गर्म होकर समुद्री सतह से ऊपर उठती है तो उसके बाद जेट स्ट्रीम इन गर्म हवाओं को ऊपर उठने से रोकती हैं और एक हीट डोम की स्थिति बनाती हैं। थोड़ा जटिल सा हो रहा है, अभी हम इसे आसान करके समझते हैं। तो ये एक सरफेस में हम देखते हैं सबसे पहले कि ये एक समुद्र की स्थिति है।
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह इक्वेटर के नज़दीक यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक का क्षेत्र है, जबकि यह एरिया पोल यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के नज़दीक है। तो जब सूर्य की किरणें इस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, इस क्षेत्र को गर्म करती हैं, जो भूमध्य रेखा के नज़दीक क्षेत्र है समुद्रों का या महासागरों का, तो यहाँ से जो गर्म जलधारा है वह ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। साथ ही जब यह ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पहुँचती है तो वहाँ से यही जलधारा ठंडी होकर वापस से नीचे की ओर बैठती है और फिर से इक्वेटर की ओर चल देती है। हमने इस पूरी घटना को एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर समझने का प्रयास किया है कि एक ये इसका जो है सैद्धांतिक पक्ष है। अब इसमें ही संवहन की प्रक्रिया की बात की गई है, तो संवहन को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। यदि आप किसी पतीले में पानी को रख दें और नीचे उसके आप आग जलाकर उसे गर्म करें, तो आप देखेंगे कि जो पानी है वह नीचे से गर्म होना शुरू होगा और गर्म होते हुए ऊपर जाएगा, वहीं जो ऊपर ठंडा जल मौजूद है वह नीचे की ओर आएगा। तो इसे ही संवहनीय तरंगे कहते हैं और ये पूरा इस मामला इसके तहत आप समझा जा सकता है। यही पूरी प्रक्रिया समुद्रों के स्तर पर भी होती है, जिसके कारण उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे उसका एक्सप्लेनेशन किया है। अब ये तो हो गई संवहन वाली प्रक्रिया की बात। अब बात आती है जेट स्ट्रीम की। तो जेट स्ट्रीम, उत्तरी जेट स्ट्रीम जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती है, तो जब गर्मी का समय आता है और सूर्य कर्क रेखा के नज़दीक होता है, तब यह जो उत्तरी जेट स्ट्रीम है यह और उत्तर की ओर स्थित हो जाती है। तो और उत्तर की ओर जाने पर इसका जो क्षेत्र है, अभी हम कनाडा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं या उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र की, तो वहाँ पर जब गर्म हवाएं जो समुद्री सतह से उठने वाली हैं वे जब ऊपर की ओर उठती हैं, तो यह ध्रुवीय जेट स्ट्रीम एक तरीके से उन्हें कवर कर लेती है। इस तरह उठने वाली गर्म हवाओं को जब ये उन्हें ऊपर उठने से रोकती है, तो जाहिर सी बात है कि एक डोम जैसी स्थिति बनती है, जिसे हम यहाँ देखते हैं। यानी जब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने से उन्हें रोका जाएगा एक कैप के तरीके, ऐसे हाई प्रेशर की वजह से ऊपर से जब जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर डालेगी तो ये हवाएं ऊपर ना जा करके वापस से इसी क्षेत्र की ओर आती रहेंगी और ये पूरा एक सर्कुलेशन बन जाएगा। और इसी पूरे सर्कुलेशन में जो गर्मी की मात्रा होगी वह आम स्थानों से बहुत ज़्यादा होगी, यानी एक तरीके का एक चैम्बर बन गया जो अंदर से बहुत गर्म है। तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उनके सहन शक्ति से बाहर हो जाएगी। तो जब ये स्थितियां इस तरीके से ख़राब होंगी तो लोगों की स्थितियां भी बिगड़ेंगी, जैसा हमने कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में देखा। तो अब बात करते हैं हीट वेव का, इस हीट डोम का, और इन हीट वेव्स का प्रभाव कब तक रहेगा। तो जाहिर सी बात है कब तक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थितियां बहुत ख़राब हो रही हैं। तो कई मौसम वैज्ञानिकों और NOAA जैसे संगठनों ने अध्ययन किया है और अध्ययन के अनुसार बताया है कि इस पूरे जो स्थिति है इसका जो प्रभाव है लगभग 1 सप्ताह तक बना रह सकता है, आमतौर पर एक सामान्य स्थिति में। इसके फॉर्मेशन एक समय के बाद इतना डेंस हो जाता है, यानी इतना सघन हो जाता है गैसों के, गर्म हवाओं के एक ही जगह पर एकत्रित होते होते, ये एक लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाता और कुछ दिन बाद, 1 सप्ताह की स्थितियों के बाद अपने आप भंग होने लगता है और जो भी गर्म गैसेस होती हैं वे हवा में रिलीज हो जाती हैं। अब इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह कहाँ कहाँ पड़ेगा। सबसे पहले तो लोगों के घरों और अन्य स्थानों का तापमान असहनीय रूप से बढ़ जाएगा। लोगों के यहाँ जो डिमांड है एनर्जी की वो बढ़ जाएगी। एनर्जी की डिमांड कैसे बढ़ेगी? जाहिर सी बात है जब तापमान बढ़ता है या गर्मियों का सीज़न आता है तब हम अपने घरों में कूलर और AC जैसी सुविधाओं को बढ़ा देते हैं, फ्रिज की ज़रूरत हमें पड़ने लगती है। तो ऐसी ही स्थितियां वहाँ पर जब अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो ऐसी भी कई खबरें आई कि कई शॉप्स से AC और अन्य इस तरीके का गर्मी से संबंधित सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये सारा सामान क्या हुआ, इसकी खपत शुरू हो गई। जब इसकी खपत शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी की डिमांड में वृद्धि होगी, क्योंकि ये सभी उपकरण बिजली से चलते हैं। तो जब ऊर्जा की डिमांड में वृद्धि होगी, बिजली की खपत में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव इसकी कीमतों पर भी पड़ेगा। तो ये भी एक इसका आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों को भी नुकसान इससे हो सकता है। फसलें खराब हो सकती हैं, अचानक से गर्मी का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, जो वनस्पतियां हैं वे सूख सकती हैं, सूखे की स्थिति पड़ सकती है।
जो कार होती है उनके इंजन इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि अगर कोई उनका प्रयोग करे तो उसमें भी अलग तरह का खतरा बना रहता है। तो हीट डोम के प्रभाव से जंगलों में भी आग की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक जब तापमान इतना गर्म है तो यदि छोटी सी भी चिंगारी भड़कती है तो वह एक बड़ी आग का रूप ले सकती है। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के कई क्षेत्रों में ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से इस हीट डोम के संबंध के बारे में कि जलवायु परिवर्तन या इस हीट डोम के बीच में क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है, सीधा संबंध ही है। जलवायु परिवर्तन ऐसी चरम मौसमी घटनाओं का एक कारण होता है कि अचानक से हमें कई क्षेत्रों में अनअपेक्षित रूप से, जिसकी अपेक्षा ना की जा सके, ऐसी घटनाएं जो आमतौर पर नहीं घटती, वे स्थितियां हमें बनती हुई दिखती हैं या फिर दिख रही हैं। NOAA जो अमेरिका का संगठन है, अभी हमने उसकी बात की थी, उसने 2017 में इन्होंने एक सर्वे किया था। इन्होंने कहा था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं सदी में आधे समय के बाद, यानी 1850 के बाद का जो अमेरिकी तापमान है अमेरिकी क्षेत्र का, उसमें वृद्धि हो सकती है। वो हमें दिख भी रही है। आने वाले दशकों में भीषण गर्मी के और अधिक दिन बढ़ सकते हैं, यानी गर्म दिनों की जो संख्या है वह साल भर में अब पहले की तुलना में बढ़ती हुई दिख रही है। गर्म दिन ठंडे दिनों की तुलना में ज़्यादा होने वाले हैं। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित शहर भी अब इससे प्रभावित होंगे। आर्कटिक सर्कल जो एक उत्तरी ध्रुव का नज़दीक एक पूरा क्षेत्र है, उसके उत्तर में जो भी शहर मौजूद हैं उन तक भी इसका प्रभाव पहुंच जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ध्रुवों के नज़दीक भी अब गर्म स्थितियां या गर्म जलवायु के प्रभाव पहुंच रहे हैं। तो ये एक इसका जलवायु परिवर्तन से सीधा जुड़ाव है। इसके अलावा जो गैसेस हैं जिनका रिलीज़, जिनका उत्सर्जन वायुमंडल में होता है, अगर हम उनकी बात करना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन या अन्य इंडस्ट्रीज़ के जरिए निकलती है, उसका योगदान इन ग्रीन हाउस गैसेस में 65% का बताया गया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो जंगलों के काटने या भूमि के बढ़ते उपयोग के कारण रिलीज हो रही है, उसका भी योगदान 11% है। मीथेन का योगदान 16% है, खासकर वह मीथेन जो कृषि से जुड़े कार्यों के कारण उत्सर्जित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड 6% इसका योगदान है। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए फर्टिलाइजर्स को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है। इसी तरह एफ गैसेस भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जिम्मेदार हैं। एफ गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, यानी रेफ्रिजरेटर या एसी से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं उनका भी योगदान जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में सबसे ज़्यादा माना गया है। तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव। अब हम बात करें निष्कर्ष की कि क्या हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में। तो सबसे पहले तो ये है कि जलवायु परिवर्तन का ही एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें इस तरह की जलवायु घटनाओं में देखने को मिलता है। हालांकि अभी हमने जिस डोम की बात की थी, हीट डोम की बात की थी, हीट डोम की जो घटना है उसमें अभी रिसर्च जारी है, उसके और भी स्थानीय कारण भी निकल करके आएंगे। हमने एक सामान्य जो एक अभी तक ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की थी। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना इस तरह के खतरों से आने वाले समय में बचने की दिशा में एक कारगर कदम हो सकता है। इसके अलावा नीति निर्माण में समेकित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी हम जिन क्षेत्रों में विकास करने की बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों के लिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि यदि वहाँ पर वन मौजूद हैं तो हम उन वनों का विनाश करने के बाद केवल वहाँ पर कंक्रीट का जंगल अगर खड़ा करेंगे तो हीट आइलैंड और इस तरह की गर्मी वाले जो स्थितियाँ हैं वे बढ़ेंगी। तो एक सतत विकास की यहाँ पर कल्पना की गई है या बात की गई है कि अगर हम सतत विकास, संधारणीय विकास की बात करते हैं तभी हम ऐसे जलवायु प्रभावों को कम करने की दिशा में कारगर कदम उठा सकते हैं। यानी अगर वनों का विनाश हो रहा है तो वनीकरण भी किया जाना जरूरी है, वनों को लगाया जाना जरूरी है। इसी तरह संतुलित क्षेत्रीय विकास में भी ये सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हमें कदम बढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं। सतत विकास में जितने भी 17 लक्ष्यों को तय किया गया है उन सभी लक्ष्यों में एक एक स्तर पर इन सभी बातों को शामिल किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 17 लक्ष्यों में कौन कौन से लक्ष्य शामिल किए गए हैं, कौन कौन सी बातें हैं। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। अब जल्दी से आज का सवाल देख लेते हैं। सवाल है, हीट डोम क्या है, जलवायु परिवर्तन किस तरह वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर रहा है, चर्चा कीजिए।
तो इसमें आपको सबसे पहले हीट डोम की एक जो सामान्य हमने अभी बात की है, चर्चा की है, उसके बारे में बताना है और जलवायु परिवर्तन से हीट डोम की घटना को जोड़ते हुए बताना है कि यह वैश्विक जलवायु को कितना प्रभावित कर रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के प्रभाव उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।